जय हिंद दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप लोग घर पे पढ़ रहे होंगे और पढ़ाई के साथ साथ इंजॉय करेंगे। पढ़ाई हमारे लिए हमेशा ही इम्पोर्टेंस है दोस्तों। याद रखिए, दुनिया में अगर सबसे सरल काम है तो वो है पढ़ाई। और आपको ये भी बता दें दोस्तों, आपको ये हमने बताया है कि अगर सपने आपके हैं तो पूरा भी आप ही को करना है। और जब तक आप अपने सपनों पर विश्वास नहीं कीजिएगा तब तक कोई दूसरा आपके सपनों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करेगा। इसलिए सबसे पहले आप जो कर रहे हैं निश्चय ही सोच के चलिए कि वो मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, ठीक है। और पढ़ने का सालीन ये नहीं है कि आप किताबों से ही पढ़ें, आप बाहरी ज्ञान भी ले सकते हैं। कहीं भी बैठिए, कोई भी टॉपिक पे सोच के और ज्ञान को ग्रहण कर सकते हैं। मेरे लिखवाने का उद्देश्य यही है कि आप इसको हमेशा लिख कर और पढ़ाई करें ताकि एक कंसेप्चुअल हो जाए और एक वॉल्यूशन से जरूर रिवाइज करें। मैं जो पढ़ाता हूँ आपको लगभग 2-3 बुक का मटेरियल होता है। एक तो एनसीईआरटी का मटेरियल होता है और दूसरा आपको एसके पांडे सर का मटेरियल होता है। आप चाहे तो बुक पढ़िए और फिर वीडियो देखें तो आपको ज़्यादा उचित है कि समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इस आपको पढ़ाया था कल हमने मौर्योत्तर काल के बारे में, जो अब आज हम पढ़ेंगे मौर्योत्तर काल के प्रथम मध्य एशिया से संपर्क एवं उसके परिणाम। तो मौर्योत्तर काल, इसके पहले के शासक आपको पता है, बृहद्वंश आया, हार्यक वंश आया, शिशुनाग वंश आया, नंद वंश आया और चंद्रगुप्त वंश। उसके बाद मौर्योत्तर काल के बाद कौन कौन सा? शुंग, कौरव और सातवाहन, जिसको हम लोग मगध के शासक मानते हैं। लेकिन जो बाहरी शासक हुए, जो बाहर मध्य एशिया से आए थे भारत पर आक्रमण के, उसमें हिंदू यूनानी थे, शक थे, पल्लव था और कुषाण था। तो इसीलिए हमने मौर्य युग के बाद के शासकों को 2 भागों में बांट दिया। और मौर्य वंश थे, उतना बड़ा विशाल जो शासक हुए, वैसा शासक अभी तक इनमें से कोई नहीं हुआ, जिसके कारण जो है यहाँ पे भारत से बाहर से जो शासक थे वो बार बार आक्रमण करते रहे। और मौर्य युग के जो शासक बचे थे, जो अंतिम शासक थे, उनमें इतनी भी साहस नहीं थी जो बाहरी आक्रमण को रोक सके। और आक्रमण जो है, हमेशा आपको बताएं कि भारत का जब मैप देखिएगा अपना, तो ये हमेशा नॉर्थ वेस्ट से ही होता था। ये हो गया आपका नॉर्थ, ये हो गया वेस्ट। तो ये आक्रमण इधर से होता था। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पाकिस्तान था, वो भी आपको पता है कि इंडिया में था उस समय। ये अफगानिस्तान था, यहाँ ईरान था, तो यही से आक्रमण होता था। और इधर आपको चीन था। तो अभी आपको हिंदू यूनानी के बारे में पढ़ना है। तो आप आखिर ये आक्रमण भारत पे क्यों किए? ये आक्रमण करना का ऐसा कोई उद्देश्य उनका नहीं था, बल्कि ये आक्रमण करने के लिए मजबूर हो गए। क्योंकि यहीं पे जो है आपको बैक्टीरिया, जो आपको ईरान और बैक्टीरिया के बीच जो है हिंदू यूनानी और इधर शक रहते थे। तो यहाँ पे चाइना ने जो है महादीवार खड़ा कर दिया, जिसके कारण शक जो है अब यहाँ आ गया बैक्टीरिया के पास, बैक्टीरिया और ईरान के पास। अब इनमें क्या आपस में टकराव होने लगा, जिस कारण मजबूरन होकर हिंदू यूनानी को जो है भारत में आना पड़ा, आक्रमण करना पड़ा। तो लगभग 200 ईसा पूर्व में सर्वप्रथम यूनानी ने हिंदू कुश को पार किया। अब हिंदू कुश क्या है दोस्तों? तो यहाँ पे जो है एक हिमालय पर्वत, एक पर्वतमाला यहाँ तक ऐसे जाता है। तो ये हो गया हिमालय, और यहाँ पे जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है वो है हिंदू कुश पर्वतमाला। तो उसको पार किया और भारत पे सर्वप्रथम जो आक्रमण हुआ वो हिंदू यूनानी यानी बैक्ट्रियाई यूनानी ने किया। और सबसे पहला आक्रमण, उसमें भी जो शासक था वो कौन था? तो डेमेट्रियस प्रथम ने भारत पे प्रथम आक्रमण किया, जिसकी राजधानी कहाँ थी? साकल। और आज के साकल को हम क्या कहते हैं? सियालकोट, जो कहाँ है? पाकिस्तान में है। इसी समय बैक्टीरिया में यूक्रेटाइडस, एक और व्यक्ति वहां पे बैक्टीरिया में जो विद्रोह किया, क्योंकि जानते हैं कि जब तक एक योग्य शासक नहीं होता है तब तक वहां विद्रोह की भावनाएं बनी रहती है। तो क्षमा चाहूंगा दोस्तों, यूक्रेटाइडस जो है वहां पे बैक्टीरिया में विद्रोह किया, जिसके कारण डेमेट्रियस को बैक्टीरिया को खोना
पड़ गया, हाथ से खोना पड़ गया, मतलब वो राज्य अब इसके अंतर्गत आ गया, किसके, तो यूक्रेटाइडस टाइडस के हाथों में आ गया। तब ये क्या हुआ, अब वो भी क्या हुआ, भारत पे आक्रमण किया। तो दो शासक हुए, एक हुआ डेमेट्रियस, एक हुआ यूक्रेटाइडस, दोनों क्या है, भारत पे आक्रमण किए। तो इस तरह से जो है हिंदू यूनानी जो है दो खेमों में बट गया। पहला खेमा था आपको डेमेट्रियस के प्रथम के, और दूसरा खेमा यूक्रेटाइडस में। ठीक है दोस्तों, तो यूक्रेटाइडस की राजधानी जो थी वो कहाँ थी, तक्षशिला, और डेमेट्रियस प्रथम की राजधानी कहाँ थी, साकल, जिसको हम क्या बोलते हैं, सियालकोट। और इसी में जो है एक प्रतापी शासक हुआ जिसका नाम था मिनांडर था। क्या नाम था, मिनांडर। मिनांडर का शासनकाल के बारे में देखा जाए तो 165 ईसा पूर्व से लेके 145 ईसा पूर्व, मतलब 20 साल का शासन होता है, और इसे मिलिंद नाम से भी जाना जाता है। उसने गंगा यमुना दोआब पर भी आक्रमण किया और नागसेन से बौद्ध शिक्षा ग्रहण किया, या नागार्जुन से। अब इन्होंने जब बौद्ध शिक्षा ग्रहण किया तो जाहिर सी बात है, कोई चीज आप ग्रहण करते तो उसके बारे में बहुत सारे प्रश्न होते हैं। अब उससे जो बौद्ध से संबंधित जो प्रश्न थे वो किससे पूछा, तो नागार्जुन या नागसेन से पूछा। अब वो जो है वही प्रश्न का जो संग्रहित एक बुक में संग्रहित कर देगा, और उस बुक को लिखने वाला कौन था, नागार्जुन, जिसका उस बुक का नाम क्या रहा, तो मिलिंदोपन्नु, यानी मिलिंद के प्रश्न। और मिलिंद दोस्तों पता है आपको किसको कहते हैं, मिनांडर को। भारत में सबसे पहले हिंदू यूनानियों ने ही सोने के सिक्के जारी किए थे। ये बात सत्य है कि सोने के सिक्के जारी किए थे सबसे पहले हिंदू यूनानियों ने ही, लेकिन इसका सबसे ज्यादा जो प्रचलन हुआ वो किसने कराया था, तो कुषाणों ने कराया था। ठीक है, उसका देखिए दोस्तों, भारत में इसका उत्तम उदाहरण, अब देखिए हिंदी यूनानियों ने यूनानी की कला चलाई, जिसको क्या कहा, तो हेलेनिस्टिक आर्ट कहा। और उस भारत में इसका एक साक्षात एग्जाम्पल आपको गंधार कला के रूप में मिलता है। अब देखा जाए तो शक वंश के बारे में पढ़ा जाए, अब तो हिंदू यूनानी आ गए, शक भी इसके पीछे पीछे चला आया, कहाँ पे, भारत पे आक्रमण किया। अब यूनानियों के बाद जो आने वाला शासक है वो कौन था, शक वंश थे, और इनकी जो शाखाएं थी 5 भागों में बटी थी। पहला अफगानिस्तान जो पाकिस्तान पर अफगानिस्तान, दूसरा पंजाब राजधानी तक्षशिला जो पाकिस्तान में है, तीसरा मथुरा जो भारत में, चौथा पश्चिम भारत गुजरात, और पांचवी उत्तर दक्कन कश्मीर के तरफ। लगभग 57 से 58 साल पूर्व उज्जैन के एक शासक ने शक को बुरी तरह पराजित किया, और उसने एक अपने को पद ग्रहण किया जिसका नाम पड़ा विक्रमादित्य। और ये पद आगे इतना प्रचलित हो गया कि लगभग हमारे पूरे भारत के इतिहास में देखा तो 14 विक्रमादित्य हुए। और इसमें भी सबसे प्रसिद्ध जो विक्रमादित्य वो गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय जो है विक्रमादित्य पद वास्तविक पद ग्रहण किया। अब देखिए जब ये जीते तो अपना जो पद था विक्रमादित्य, तो चूंकि ये जीते थे तो एक नए युग का शुरुआत किया जिसको विक्रम संवत के नाम से 57 ईसा पूर्व में शकों पर मिली विजय के उपरांत वह इसका आरंभ किया था। और भारतीय इतिहास में विक्रमादित्य की संख्या कितनी थी, 14। सबसे अधिक विख्यात शक शासक कौन था, तो रुद्रदामन था, जो 130 से लेके 150 ईस्वी तक ही था। देखिए दोस्तों ईस्वी लिखा हुआ है, तो ये भी लगभग 20 साल तक ही शासन कर पाया। इसका क्षेत्र जो था सिंध, कोंकण, नर्मदा घाटी, मालवा, कठियावाड़ा और क्या था, गुजरात के बड़े भाग को इसका एक अपना प्रभुत्व शासन था। इन्होंने मशहूर झील जो है सुदर्शन झील का पुनः उजागर किया, जिसको किसने बताया, तो चंद्रगुप्त काल में बनाया गया था अशोक के, तो इन्होंने उसको पुनः उजागर किया। रुद्रदामन संस्कृत प्रेमी था, और संस्कृत प्रेमी होने के नाते इसने जो है लंबा अभिलेख को संस्कृत भाषा में ही जारी किया। और इसके पहले जो लंबा अभिलेख था वो किस भाषा में जारी किया जाता था, तो प्राकृत भाषा में
जारी किया जाता था। तो आज हम लगभग 2 के बारे में, हिंदू, यूनानी और शक के बारे में पढ़ लें। अब पल्लव और कुषाण के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको इससे कोई भी क्वेश्चन से प्रॉब्लम है, कुछ भी आपको डाउट अगर लग रहा है, तो आप मुझे डायरेक्ट कमेंट्स कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट मुझे आप व्हाट्सएप करते हैं 7359471357 पे व्हाट्सएप करके आप क्वेश्चन के बारे में पूछ सकते हैं। तो इसी शब्दों के साथ विराम लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।